हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आप सभी को पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में चल रहा है। आई होप मेरी आवाज़ सही आ रही होगी, क्योंकि कभी कभी इशू हो जाता है। तो हम जो कह रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के सवालों को। आज लेक्चर 8 है। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं शुभम क्लासेस पर, ये बात समझ लें कि हो सकता है कि लेक्चर 8 आपको समझ में ना आए। तो इसमें जितने भी सारे वीडियोस हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 1 से आप देखेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़े हों, सुने हों, स्कूल में कहीं पे भी, स्कूल तो नहीं चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़ रहे होंगे, तो अगर आपको एक तीसरा मेथड है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में दिए हों, उसका मेथड नंबर 3, पहला मेथड हमने बताया प्रतिस्थापन विधि, दूसरा मेथड बताया विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं, सबसे आसान मेथड होता है। तीसरा जो है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको जिस मेथड से बोल देता है उसी मेथड से आपको सॉल्व करना होता है, ये आपकी मजबूरी है। इसलिए तीनों तरीका सीखना पड़ रहा है, नहीं तो हम एक ही सवाल को 3 तरीके से क्यों सीखें, ये सवाल है। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में दिए हों तो कैसे वज्र गुणन विधि अपनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे, ये बात क्लियर है। कल जो है 5:30 बजे अनअकैडमी पे क्लास रहेगी मेरी, उसमें जो है आप ज़्यादा संख्या में बच्चे वहाँ पे जुड़ें, सेशन अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो इसमें एक्स वाई का मान बताना, देखिए कर देंगे यहाँ बच्चा। सबसे पहले दिए हुए समीकरण रैखिक समीकरण युग्म को एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं। ठीक आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है, फिर बाद में दिक्कत होता है। नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले दिए हुए समीकरण युग्म को सबके कांस्टेंट वांस्टेंट सारे टर्म को इधर लाके राइट हैंड साइड में 0 रखते हैं। पहला स्टेप है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर कांस्टेंट टर्म को उधर रखते हैं तो एक चीज़ गड़बड़ हो जाता है इस मेथड में कि आपका न्यूमेरिकल वैल्यू सही आता है लेकिन माइनस प्लस माइनस का झोल हो जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, एक्स का मान निकालने के लिए इसको इस कॉलम को ढक लेते हैं। ठीक है, इसको पूरा ढक लेते हैं। यानी एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि एक्स वाला टर्म हमेशा एक्स के नीचे होना चाहिए, वाई वाला टर्म वाई के नीचे, कांस्टेंट वाला टर्म कांस्टेंट के नीचे। ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आप पहली बार विजिट कर रहे हैं शुभम क्लासेस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शाम को 6 बजे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास चलती है। ठीक है, अल्टरनेट करके चल रहा है, साइंस भी होना जरूरी है। इसको ढकेंगे तो इसमें देखिए B1 और C2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, B1 C2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस माइनस लगा के B2 C1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, B2 हो गया यहाँ पे C1। क्लियर हुआ बच्चा? अब देखिए यहाँ पे लगा देते हैं माइनस वाई, अब वाई का मान निकल जा रहा है, तो ये वाई वाला पोर्शन ढक देते हैं। A1 C2 का मल्टीप्लाई करते हैं, A1 C2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर A2 माइनस लगा के A2 C1 का। क्लियर हुआ? यहाँ पर 1 कर देते हैं। अब एक कांस्टेंट वाला टर्म ढक लेते हैं। ठीक है, किसको ढकना है, किसको ओपन करना है, ध्यान रखें, इसको ढक लेते हैं। तो A1 B2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, A2 B1। यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा, यानी ये तीनों टर्म आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये पहला टर्म है। क्लियर हुआ बच्चा? ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स वाई का मान हमें बताना है, तो पहली बार फर्स्ट और थर्ड को आपस में बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ये इसके बराबर करेंगे तो इधर ढकेल देंगे, तो B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा। अपान में यहाँ पे हो जाएगा बच्चा A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर हुआ? ये हमारा x का मान निकल गया। सेकेंड और थर्ड को बराबर करेंगे तो y का मान आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, y का मान क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर A1 C2 फिर C1 A2। ठीक है, अपान में, क्लियर हुआ, A1 B2। ठीक है बच्चा, A2 B1। क्लियर हुआ? इस तरह से एक्स वाई जेड का x का मान और y का मान निकला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा। ठीक है, वज्र
दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट 25 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट का होगा और इस टेस्ट में जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा और सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक वालों को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसमें क्लास 10 का मैथ और साइंस में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा और 12th वालों का पीसीएमबी में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपसे इनवाइट कोड में शुभम यूपी10 जैसे ही डालोगे आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट दोपहर को संडे को 25 जुलाई 12:30 बजे होगा और जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे शुभम क्लासेस की तरफ से भी प्राइज मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक है, अभी जाकर इनरोल कर लो। गुणन विधि, ठीक है, इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और एक चीज आपको पहले ही बता दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म जो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है बच्चा, तो क्या होता है? पहला कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी x और y का मान जो निकल के आता है वो यूनिक होता है, ठीक है। सेकंड देखें a1/a2, ठीक है बच्चा, b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो क्या होता है? अनंत हल होता है, यानी x y का बहुत ढेर सारा मान आप मान पाएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a1/a2 क्लियर हुआ बच्चा, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन होता है, यानी इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो इस केस में जो केस नंबर 3 है ये, अगर इस रैखिक समीकरण युग्म की अगर कोई हल नहीं है तो आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो यानी वज्र गुणन विधि हो, विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे ग्राफ द्वारा, इसका कोई भी एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। क्लियर हुआ? 5:30 बजे अनअकैडमी पर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल की हैं तो कर लें, वहाँ पर भी हमने द्विघात समीकरण लगभग खत्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी द्विघात समीकरण शुरू होगा पर वहाँ पे हमने पढ़ाया हुआ है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, ठीक है। तो आइए सीधे क्वेश्चन करते हैं, इसमें ज़्यादा बात ना करते हैं। चलिए बच्चों, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3.5 आप खोल लीजिए, पेज नंबर 69, ठीक है। जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं उन्हें ज़रूर समझ में आ रहा होगा, उनका कहीं ना कहीं 3 चैप्टर क्लियर हो गया है। एक जो है वास्तविक संख्याएं, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसके बाद एक प्रश्नावली और है, 6 प्रश्नावली है। 6 प्रश्नावली को अगर देखिए 8-9 लेक्चर तो लगेंगे ही, अगर एक एक सवाल कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। या तो फॉर्मेलिटी करें तो हम तो चाहें 2 दिन में ख़त्म कर दें, पर आपको चीज़ें डिटेल में बताई जा रही हैं। अनअकैडमी पर मैंने द्विघात समीकरण खत्म कर दिया है, तो दोनों ही जगहों पर कहीं ना कहीं आप देखें तो 3 चैप्टर खत्म हो गया, 11 चैप्टर पढ़ने हैं मुश्किल से। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन आप पढ़ लें, पहले में निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित अनेक हल हैं। तीनों कंडीशन बताने हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। जब यूनिक सॉल्यूशन हो तो उस केस में हमें सॉल्व करना है, अदरवाइज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले पता करते हैं, तो कैसे पता करेंगे बच्चा? यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है? 1 है, क्लियर हुआ। b1 की वैल्यू क्या है? y का गुणांक, ठीक है, -3 है। c1 की वैल्यू क्या है बच्चा? -3 है। a2 क्या है? 3 है। b2 क्या है? यहाँ पर -9 है और c2 क्या है बच्चा? यहाँ पर -2 है। और कैसे पता करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो हल हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है। आप देख लें, a1/a2 निकालिए, क्या आएगा बच्चा? 1/3, क्लियर हुआ। b1/b2 निकालिए तो -3/9 कितना आ जाएगा बच्चा? 1/3। और c1/c2 निकालिएगा तो क्या आएगा? -3/2, यानी फाइनली हो जाएगा 3/2। इस तरह से हम देख रहे हैं, चूंकि जो है बच्चा a1/a2 का जो अनुपात है वो बराबर है
B1/V2 के वो बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, और जब ऐसा होता है क्योंकि A1/A2 1/2 है 1/3 है, B1/B2 1/3 है, C1/C2 3/2 है। इस केस में नो सॉल्यूशन होता है, यानी कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल ही नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इस रैखिक समीकरण का नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, चलिए इसको हो गया, इसलिए लिख दीजिएगा, इसलिए कोई हल नहीं। कॉपी में लिखिए कोई हल नहीं। क्लियर है बच्चा? इसमें फटाफट करिए, A1/A2 डायरेक्ट कर रहे हैं 2/3, B1/B2 यानी 1/2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1/A2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर हुआ? तो इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। और जब इसमें बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि जब अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा ना बच्चा, उस केस में वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हल करना है। हालांकि आपके पास 3 तरीका है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आप लगाएंगे तुरंत आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, x ये वाला पोर्शन ढक लेंगे। ठीक है, इसमें एक काम करना है कि बराबर की इधर लाना है सबको, इधर लाएंगे तो -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चा, ये -8 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, x वाला पोर्शन ढकेंगे, समझ में आ रहा है? ये पूरा y का गुणांक यहाँ पे क्या है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 हमेशा होता है, ये बात आप सभी को पता है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -8 में -8 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 में, माइनस भी लगाया जाता है। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 10 -y, इसको ढक लेंगे y वाला। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -8 में, बच्चा हो जाएगा 16, माइनस लगा के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 में, -15 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 1 करेंगे, पूरा कांस्टेंट वाला टर्म ढक लेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस लगा के 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे y का गुणांक 1 है तो 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 घटा पाएंगे तो 1 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस देख लीजिए यहाँ पर -8 + 10 बच्चा -y -16 + 15 यहाँ पर 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -8 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। ये वाला टर्म इसके बराबर करिए एक बार, तो x/2 इक्वल टू जब 1 करेंगे x का मान आ जाएगा बच्चा 2। टेढ़ा होता है थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम में बोल दिया था आप उसे कर। एक बार इसको बराबर करेंगे, ठीक है, तो y का मान आप 1 पाएंगे। इस तरह से वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। x का मान 2, y का मान 1 इसमें रखेंगे, संतुष्ट हो जाएगा समीकरण 1 और 2। ठीक है, और जब दोनों संतुष्ट होगा तभी वो हल माना जाएगा। क्लियर हुआ? तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। चौथा समझ में आ गया? जब ये केस आएगा ना, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल का जब केस आएगा तभी हल करिएगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन में इसको हल ही नहीं करना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अपरिमित हल के केस में भी आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चेक शुरू में आपको चेक करना पड़ेगा कि इस रैखिक समीकरण युग्म यानी 2 समीकरण जो दिए हैं इसके हल कैसे हैं, सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो कितना निकलेगा, एक भी नहीं हो सकता है 1 हो या हो सकता है कि इनफाइनाइट हो। ठीक है, समझ में आया? आपके दिमाग से अगर उतर गया रहा हो तो मैंने रिमाइंड करा दिया। आई होप आपको समझ में आएगा, इसमें कोई बहुत ना समझ वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इससे शेष क्वेश्चन और करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरे का, इसमें 2 क्वेश्चन है, दूसरे का पहला और दूसरे का दूसरा, 2 क्वेश्चन है 2। उसके बाद सीधे वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम जो है मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, समस्याएं इसमें बहुत ज़्यादा रहती है वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो उस सवाल को मैं कराता ही हूँ। कह रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लें एक बार, आपके पास बुक है, तो कह रहा है ए और बी के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
ये बताइए कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो कैसे पता चलता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बोल दिया है कि ए और बी का मान आपको बताना है, जबकि इसके अनंत हल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? चूंकि अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लिख लीजिएगा, अनंत लिखेगा, हल है, तो ये कब होता है? a1/a2, इसलिए a1/a2, ठीक है बच्चा, b1/b2 इक्वल टू यहाँ पे c1/c2। a1/a2 अब पता चल गया, x का गुणांक यहाँ पर 2, यहाँ पर नीचे हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। b1/b2 यानी 3 में बच्चा a प्लस बी हो जाएगा, c1/c2। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है इसमें, जो कांस्टेंट टर्म है या तो बराबर के इधर दोनों रहना चाहिए या बराबर के उधर दोनों रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मिस्टेक हो जाता है, हमेशा गलती हो जाता है। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे बराबर के इधर ही रखना है, अगर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कांस्टेंट उधर ही होना चाहिए, अदरवाइज प्लस माइनस का दिक्कत आ जाता है। 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म आपस में बराबर हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो आपको ए और बी का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट हल यानी अनंत हल किस केस में आता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे। एक समीकरण बनेगा जब हम समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार, पेपर उठा के देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 2 इसमें फर्स्ट और सेकंड को बराबर करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे a प्लस बी में, ठीक है बच्चा। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी में, यहाँ पर 2a हो जाएगा, यहाँ पर 2b हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 3a माइनस 3b, बराबर को सबको उधर ढके लिए। 3a में से 2a जाएगा, a बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा माइनस 5b। ये माइनस 3b पहले से प्लस 2b है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 2b होगा, माइनस 3b माइनस 2b कितना हो जाएगा, माइनस 5b। फाइनली आ गया a इक्वल टू माइनस 5b इक्वल टू 0। अगर और अच्छा लगना है तो a इक्वल टू 5b कर दीजिए। अब आप सही लग रहा है, इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए, ठीक है, स्टार इक्वेशन। a और b में एक समीकरण और आ जाए तो हमारा बात बन जाए, तो वो कैसे आएगा, समीकरण 2 और 3 को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। ये a और b का मान उतना आसानी से नहीं निकल जाएगा कि तुरंत लिखें और तुरंत आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, कभी कभी 4 नंबर में पूछा जाता है। आपके पेपर में 1 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल, 4 नंबर के सवाल और 6 नंबर के सवाल आते हैं। 6 नंबर के 2 सवाल, 4 नंबर के जो है 8 क्वेश्चन, ठीक है। 1 नंबर वाले इस तरह से करके आपको पूरा पता होगा, मैंने डिटेल में बताया था आपको। सेकेंड और थर्ड आपस में बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 7a प्लस बी। क्लियर हुआ? 9a इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9a प्लस 3b माइनस 6a 7a इक्वल टू प्लस 7b। सबको इधर लाइए, 7a है बच्चा, बराबर किधर लाएंगे, 9a पहले घट जाएगा, उसके साथ 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4b इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल स्टार इक्वेशन कर दीजिए, स्टार बना लीजिएगा। a और b का मान बताना है, a इक्वल टू 5b समीकरण स्टार से यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। a इक्वल टू यहाँ पर 5b माइनस 4b इक्वल टू यहाँ पे 6, 5 के 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 6b इक्वल टू 6, 6 से 6 कट जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा बच्चा 1। 0 पर कर दीजिएगा, डिवाइड हो रहा है ना, 6 यहाँ मल्टीप्लाई है, बराबर के इधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो b का मान आ गया 1। जैसे ही b का मान आप चाहे समीकरण नंबर स्टार या समीकरण नंबर डबल स्टार में रखेंगे तो इसी में रख दीजिए, जो आसान समीकरण होता है। क्यों कठिन वाला रास्ता चूज करेंगे, ठीक है। तो b का मान आया है 1, तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चा 5, यानी कि a का मान 5 और b का मान जब 1 होगा, ठीक है, सॉल्व हो गया, तब इस रैखिक समीकरण युग्म के जो हल है ना बच्चा वो अनंत होंगे।
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हो गया? तो A1 अपान में A2, B1 अपान में B2, C1 अपान में C2 जो अनुपात है वो बहुत ढेर सारे इंफॉर्मेशन देता है, शुरू से ही बताते आ रहा है। ठीक है, इसी में दूसरे का दूसरा देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें K का मान बताना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक का ही है प्रश्न, पेज नंबर 70। एनसीईआरटी की बुक की बात हो रही है, एनसीईआरटी के बुक से ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरे का दूसरा, इसमें K के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो K का ऐसा मान क्या हो जिसमें यहाँ पर रख दें तो इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन निकल के आए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है बच्चा? जब आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो बार बार हम लिख रहे हैं कि A1 अपान में A2 बराबर होता है B1 अपान में B2 और बराबर नहीं होता है C1 अपान में C2 के, इसी केस में नो सॉल्यूशन आता है, कोई हल नहीं आता है। A1 अपान में A2 बहुत आसान है, ठीक है, x का गुणांक का अनुपात, A1 3 हो गया, A2 कितना हो गया बच्चा 2k माइनस 1, B1 क्या हो गया बच्चा 1, B2 क्या हो गया k माइनस 1, C1 कितना हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2k प्लस 1। K का मान क्या हो? तो एक तो यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं इसको, क्लियर हुआ? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट और सेकेंड को आपस में बराबर कर देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड को, ठीक है, बराबर कर दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड को बराबर कर देते हैं, तीनों आपस में बराबर, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो पहला दूसरा बराबर करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1, इसको इधर लाएंगे बच्चा 2k हो जाएगा, k बचेगा, 3k में से 2k घट जाएगा, k बचेगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो फाइनली 2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू अगर 2 हो, k की वैल्यू 2 हो तो इस केस में इसका कोई हल नहीं आएगा, आप आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, एक केस और 3.5 का दूसरे का दूसरा आंसर देख लीजिए यहाँ पर। k का मान 2 है, करेक्ट है। तो k की वैल्यू जब 2 हो गई, यहाँ पर रख देंगे आप ना, तो उस केस में फिर कोई हल नहीं निकल के आएगा। तो जो कंडीशन है, जो फार्मूले हैं, हम बार बार इसलिए शुरू में बोल रहे थे, कुछ अलग से चीज़ें नहीं बता रहे हैं, शुरुआत से ही हम बोलते आ रहे हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन किस किस कंडीशनों में मिलता है, वो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। बाकी सारा सवाल जो हल करने का तरीका है, आप इस सवाल में एक स्टेप भी नहीं बढ़ पाएंगे अगर आपको एक कंडीशन ना पता हो। ठीक है, आपको एक कंडीशन ना पता हो तो आप एक स्टेप भी नहीं पढ़ पाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न, आपके पास बुक है देख सकते हैं, पेज नंबर 17, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। किताब नहीं है तो किताब अरेंज करें, बिना किताब के पढ़ाई नहीं हो पाती। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं? तो इसमें जो है प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि में आप जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे ना, तो प्रतिस्थापन विधि थोड़ा आपको आसान लगेगा। प्रतिस्थापन वो आपको हल करने पर ही पता चल जाएगा। वज्र गुणन विधि, तो इससे दोनों विधि बता दिया गया है, आप किसी भी से सॉल्व करिए, आपको ये प्रतिस्थापन विधि यानी पहला मेथड आपको आसान लगेगा। M1, ये M3 है, बीच में जो है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से नहीं बोल रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में 5 सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम, ये सबसे सरदर्द वाली बात होती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है इस सारे सवालों में। ठीक है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि इसको एक सेशन में ख़त्म करें, वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, एक लेक्चर और एक लेक्चर और। ठीक है, तो कुल मिला के 10 लेक्चर, हमारे प्रश्नावली भी तो 6 हैं। ठीक है, 6 प्रश्नावली के, चूँकि वर्ड प्रॉब्लम भी सवाल हैं, काफ़ी लंबे लंबे भी सवाल होते हैं, तो उसको अगर 10 लेक्चर में ख़त्म किया गया तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया गया, और एक एक सवाल भी तो हल किए जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर
4 में भैया 5 हैं, 4 का पहला 4 का दूसरा ऐसे करके 5 है। क्लियर हुआ? पांचों को हम कल हल कराएंगे और उसमें वज्र गुणन विधि नहीं अपनाएंगे, इलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे। उसमें मेन हमारा काम ये होगा, इसमें लिखा है किसी भी बीजगणित विधि से ज्ञात करना है आपको। आपको हर तरीका सीख गए, क्या क्या था, ग्राफ विधि द्वारा, ठीक है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा जो है वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक ही सवाल को आप 4 तरह से हल कर सकते हैं। यही गणित की सबसे खूबसूरती है कि आप कई, ठीक है, आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उन चारों में से आप खुद एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आपने चारों मेथड सीखा है और आप तुरंत कहेंगे कि सर विलोपन विधि सबसे आसान है, होता भी है, सवाल जल्दी से लग जाता है। तो इतना आपको पूरा चीज़ क्लियर होना चाहिए। इसमें एक एक्सरसाइज और है, एक्सरसाइज 3.6, लंबा चैप्टर है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे और द्विघात समीकरण मिला के आपको 18 नंबर आता है। 2 चैप्टर मिला के 18 अंक। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि ये 18 अंक है, इसको 6 एक्सरसाइज मत समझिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको इसमें जो 5 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, साथ में प्रश्नावली 3.6 के भी सवालों को हल करेंगे। अनअकैडमी पर 5:30 बजे हम मिलेंगे कल, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, यहाँ पर भी और वहाँ पर, दोनों पे अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं, टॉपिक्स अलग अलग चल रहे हैं। सीखना है तो आप दोनों जगहों पर सीख सकते हैं। जिन्हें नहीं पढ़ना है, जिन्हें पढ़ना ही नहीं है, वो एकदम सोच लिए हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, सामने तो है नहीं कि मार पीट के पढ़ाएं, ठीक है। तो आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करके जो भी प्रोसेस है लॉगिन करने का आप कर लें, जिससे वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप कमेंट में करिएगा, मैं आपको दे दूँगा। 11,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।